नमस्कार। आज हम भारत के ड्रोन सेक्टर पर बात करेंगे। मतलब ये जो कमर्शियल ड्रोन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है ना। हाँ, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, डिमांड बढ़ रही है, नियम बदल रहे हैं, इसमें काफी कुछ हो रहा है। बिल्कुल, और हमारे पास इस पर इंडस्ट्री के जानकारों की राय भी है। कुछ सीईओज हैं ड्रोन कंपनियों के। जी। तो मकसद यही है कि समझें कि अभी क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है और मुश्किलें क्या हैं। हाँ, जैसे खेती से लेकर वो जो फटाफट डिलीवरी होती है, ड्रोन कहाँ कहाँ बदलाव ला रहे हैं। तो शुरू करें। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये जो ग्रोथ हुई है 2018 के बाद से, कहते हैं गजब की तेजी आई है। हाँ, आंकड़े देखिए, 2018-20 में मुश्किल से कोई 300 स्टार्टअप होंगे। अब 700 से ज्यादा हैं। 700 पार, ये तो जबरदस्त है। और सिर्फ स्टार्टअप नहीं, पायलट देखिए, करीब 13,000 रजिस्टर्ड पायलट। और ड्रोन 33,000 से ज्यादा टाइप सर्टिफाइड ड्रोन। 33,000। और आप क्या कह रहे थे 2019 में 0 थे सर्टिफाइड ड्रोन। बिल्कुल 0। तो ये वाकई एक बड़ी छलांग है। साफ दिखता है कि माहौल बदला है। हाँ, इसमें सरकारी पॉलिसी का बड़ा हाथ लगता है। वो जो ड्रोन नियम 2021 आए थे, हाँ, उनसे काफी फर्क पड़ा। मतलब लाल फीताशाही थोड़ी कम हुई, सेल्फ सर्टिफिकेशन आसान हुआ। और वो जो ड्रोन इंपोर्ट पर बैन लगा और पीएलआई स्कीम आई, उससे लोकल कंपनियों को मदद मिली होगी। बेशक, पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला। और एक और अच्छी बात हुई क्या? कि अब एमएसएमई मतलब छोटी कंपनियां भी बड़े सरकारी टेंडर में हिस्सा ले पा रही हैं। पहले वो टर्नओवर की शर्तों के कारण रह जाती थीं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। तो शुरू में तो शायद फोकस खेती और डिफेंस पर ज्यादा था। हाँ, शुरुआत वहीं से हुई, लेकिन अब दायरा बहुत बढ़ गया है। जैसे आपने कहा, लॉजिस्टिक्स, कृषि में तो वो ड्रोन दीदी पहल चली रही है, पर सामान पहुंचाने में इनका रोल कैसे बढ़ रहा है? देखिए, लॉजिस्टिक्स बहुत अहम है। सोचिए, देश में लगभग 20,000 पिन कोड हैं। ई कॉमर्स कितनों तक पहुंचता है? मुश्किल से टॉप 5 या 10%। हाँ, दूर दराज के इलाकों में डिलीवरी अभी भी एक मसला है। तो ड्रोन यहाँ काम आ सकते हैं उन इलाकों को जोड़ने में। और ये वजन कितना उठा लेते हैं आजकल? अभी 500 ग्राम से लेकर 50 किलो तक की क्षमता वाले ड्रोन आम हैं, और 100 किलो पर भी काम चल रहा है। 50 किलो? लेकिन ज्यादातर डिलीवरी के पैकेट तो हल्के होते होंगे ना? हाँ, लास्ट माइल के लिए 5 किलो भी काफी है। करीब 87% शिपमेंट इसी वजन के अंदर होते हैं। तो वजन ठीक है, रफ्तार का क्या? क्या ये इंसान से तेज डिलीवरी कर सकते हैं? यहाँ फर्क दिखता है। एक इंसान घंटे में कितनी डिलीवरी करेगा? 2, 5, ज्यादा से ज्यादा 10। हाँ, ट्रैफिक वगैरह देखकर तो मुश्किल ही है ज्यादा। पर ड्रोन, जैसे गुड़गांव का मॉडल है, वहां वो घंटे में 15 डिलीवरी तक कर रहे हैं। ये कम से कम 50% ज्यादा तेज हैं। गुड़गांव मॉडल? हाँ, सुना है। 60 स्काईपॉड्स हैं शायद, और महीने में 2 लाख डिलीवरी का दावा करते हैं वो। जी। लेकिन एक ड्रोन तो महंगा आता होगा स्कूटर के मुकाबले। ड्रोन शायद 7 लाख का, स्कूटर 40,000 का। हाँ, महंगा तो है, लेकिन अगर वो ज्यादा डिलीवरी कर रहा है, ज्यादा तेज है, तो लंबी अवधि में शायद लागत निकल आए, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यहीं पर वो सवाल आता है रोजगार का। क्या ड्रोन से लोगों की नौकरियां जाएंगी, डिलीवरी वालों की? ये चिंता है, और जायज भी है। देखिए, देश में गिग वर्कर्स कितने हैं? करीब 80 लाख अभी, और अनुमान है कि ये 3 करोड़ 20 लाख तक हो सकते हैं। और उनकी अपनी चुनौतियां हैं। ट्रैफिक का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, चालान, रिस्क। बिल्कुल। लेकिन जो विश्लेषण आ रहा है वो ये कहता है कि नौकरियां शायद खत्म ना हो, बस उनका रूप बदल जाए। रूप बदल जाए मतलब? एक नया मॉडल बन सकता है, जैसे ड्रोन लंबी दूरी तय कर ले और इंसान बस आखिरी के 100 मीटर की डिलीवरी कर दे। अच्छा, तो दोनों मिलकर काम करें। हाँ, और गुड़गांव में ऐसा सुनने में आया है कि जो वर्कर्स ड्रोन नेटवर्क से जुड़े हैं, उनकी बचत 750 रुपये रोज, पारंपरिक डिलीवरी वालों से 300 रुपये रोज से ज्यादा है। तो कमाई बेहतर हो सकती है, और पायलटों की भी तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। एक अनुमान है कि 2027 तक भारत को 10 लाख ड्रोन पायलट चाहिए होंगे। तो ये नए रोजगार भी बना रहा है। ठीक है, अब थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग पर आते हैं। क्या हम ये ड्रोन खुद बना रहे हैं, मतलब पुर्जे वगैरह? कुछ हद तक। करीब 40% कंपोनेंट, जैसे फ्रेम, वो अब यहीं बन रहे हैं। लेकिन जो जरूरी हिस्से हैं, मोटर, फ्लाइट कंट्रोलर, वो अभी भी ज्यादातर बाहर से आते हैं, इंपोर्ट होते हैं। पर हाँ, कोशिश चल रही है कि वो भी यहीं बने। लोकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो कोशिश तो है, पर इस पूरी उड़ान में कुछ रुकावटें भी होंगी। मतलब चुनौतियां। हाँ, है। सबसे बड़ी शायद फंडिंग की है, वेंचर कैपिटल।
पैसा कम आ रहा है इंडस्ट्री में। अब तक सिर्फ कोई $414 मिलियन के आसपास निवेश आया है, जो इसकी क्षमता देखते हुए कम लगता है। इस इंडस्ट्री को चाहिए पेशेंट कैपिटल। पेशेंट कैपिटल मतलब? ऐसी पूंजी जो सब्र रखे, जो तुरंत मुनाफे के पीछे ना भागे, लंबे समय तक साथ दें। और शायद सरकारी मदद भी और बढ़ानी पड़े। और नियमों की तरफ से कोई अड़चन? एक बड़ी चीज अटकी हुई है, BVLOS पॉलिसी। BVLOS, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। हाँ, मतलब ड्रोन को वहां उड़ाना जहां वो ऑपरेटर की सीधी नजर में ना हो। लॉजिस्टिक्स के लिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी पक्की पॉलिसी अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। ये तो बड़ी रुकावट है लंबी दूरी की डिलीवरी के लिए। बिल्कुल। और एक और चीज चाहिए, UTM सिस्टम। UTM, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। जैसे हवाई जहाजों के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वैसे ही ड्रोन के लिए हवा में ट्रैफिक मैनेज करने के लिए, ताकि टक्कर ना हो, सब सुरक्षित रहे। DGCA का जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, उसे पूरी तरह से चालू करना होगा। सही बात है, सुरक्षा सबसे पहले। और जमीनी हकीकत, लोगों में जानकारी की कमी भी एक चुनौती हो सकती है छोटे शहरों गांवों में। हाँ, वो भी है। दूर दराज के इलाकों में अभी भी ड्रोन को लेकर जागरूकता और भरोसा दोनों बनाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि भारत का कमर्शियल ड्रोन सेक्टर बढ़ तो रहा है तेजी से, सरकारी मदद भी है, और इसमें खेती से लेकर लॉजिस्टिक्स तक कई चीजें बदलने का दम है। नए रोजगार भी बन रहे हैं। लेकिन पैसे की कमी, BVLOS का इंतजार और एक अच्छे UTM सिस्टम की जरूरत, ये मुश्किलें अभी हैं। हाँ, वो जो 2027 तक एरियल टैक्सी का सपना है, वो सुनने में अच्छा है, पर उससे पहले ये बुनियाद मजबूत करनी होगी। ये बात भी सही है। वैसे कहते हैं कि हम इस मामले में कई पश्चिमी देशों से आगे भी हैं। हाँ, कुछ चीजों में जरूर आगे हैं, पर रफ्तार बनाए रखने के लिए इन चुनौतियों से निपटना ही होगा। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये ड्रोन हमारे आसमान में और आम होते जाएंगे, क्या हमारे नियम, हमारे सुरक्षा के इंतजाम इस टेक्नोलॉजी की रफ्तार के साथ चल पाएंगे? इनोवेशन और सेफ्टी दोनों में संतुलन कैसे बनेगा, ये देखना होगा।